गाइस नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। अगेन हमने क्वेश्चन पिकअप किया हुआ है अपनी सीरीज का चेंज द गेम। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अच्छा, एक बात ये करना चाह रहे हैं कि अब जो क्वेश्चन CSIR नेट का जो दिखाई दे रहा है ना, एक गजब तरीके का ट्रेंड डेवलप हो रहा है इधर एक दो साल से। वो क्वेश्चन जो सेट कर रहे हैं ना, वो क्वेश्चन के सेट करने के पीछे जो उनका मैथमेटिक्स है, वो जो गणित लगा रहे हैं ना, एक अलग तरीके की गणित लग रही है। जैसे देखिए इस क्वेश्चन के पिकअप करने का उद्देश्य क्या है। एक तो पहला उद्देश्य है जिसके भी मैं बात कर रहा हूँ, और लगाते समय हम दूसरे उद्देश्य की बात करेंगे। कह रहा है कि फॉर ए पॉजिटिव इंटीजर n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। ठीक है, चलिए सीधी सी बात है, कोई यहाँ मैथमेटिकल एनालिसिस बहुत नहीं है। लेट एम आर भी ए वेक्टर स्पेस, ले लिखने से ही क्लियर है, ये वेक्टर स्पेस है आपका मैट्रिक्स का n ऑर्डर का, और जहाँ उसके इंट्रीज है वो रियल नंबर से आ रही है। ठीक है, अब कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। कौन सा फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू है, यानी क्वेश्चन में ऐसी कोई बात नहीं कही गई है जहां ऑप्शन आपको टिक करना है। अब जो 4 ऑप्शन दिए हैं और 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये देखिए ये ट्रेंड चेंज हो रहा है। पहले क्या था, जनरली आप क्वेश्चन को उठा के देखें तो क्वेश्चन होता था ऑप्शन गिवन है, उसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शन सेट करते थे, लगाते थे, जो भी व्हाट्सएवर। अब क्या है, एक दो लाइन चीज़ें लिख दी गई हैं, उसके बाद 4 क्वेश्चन डेवलप कर दिया गया। तो नेचुरल सी बात है, अब टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर ऐसे क्वेश्चन हैं और ऐसे क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस अच्छी खासी नहीं किए हैं तो डेफिनेटली टाइम आपका लगना ही लगेगा। तो देखिए कैसे ऐसे क्वेश्चंस को आप टाइम मिनिमाइज करेंगे। हाँ, दूसरी बात वो भी कर दें कि इस क्वेश्चंस का जो ऑप्शन 4 है ना, इसके पहले का जो मैंने वीडियो लेक्चर्स बनाया है, यानी जो क्वेश्चंस हमारा है 2022 का ही, अगर आप देखते हैं तो वह क्वेश्चंस और ऑप्शंस 4 में ज़बरदस्त की सिमिलरिटी है। वहाँ क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में है कि टी सच दैट r³ टू r³, एक कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से निकालना है कि टी ऑफ u इज इक्वल टू v, u इसका सब स्पेस है, v इसका सब स्पेस है। क्या ऐसा कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करेगा क्या, इसमें क्वेश्चन बना हुआ है। यहाँ क्या है ऑप्शन 4 में कि क्या टी डब्लू, जहाँ एक सब स्पेस है वो डब्लू हो जाएगा क्या, सेम टू सेम यही क्वेश्चन है। यहाँ u इज इक्वल टू वी हो गया, बस यही है। अच्छा, अगर टी ऑफ यू कंटेंट इन डब्लू या इज इक्वल टू डब्लू होता है तो इसको हम लोग इनवेरिएंस भी कहते हैं, एक बात और भी कहते हैं। खैर चलिए, वो सब लफड़े की बात नहीं। ये क्वेश्चंस को सीधे यहाँ रिपीट किया गया क्वेश्चन 4 में। क्या एक ऐसा कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करेगा क्या कि ऐसा होगा, इस हमेशा एग्जिस्ट करेगा कि अगर टी सच दैट mn_r टू mn_r, हमेशा आप एक ऐसा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बना सकते हैं कि इसका अगर कोई सब स्पेस है तो वो सब स्पेस इसके किसी सब स्पेस पे आप मैच कर सकते हैं, उसको ला सकते हैं। करना क्या है, इसका बेसिक निकालिए, इसके बेसिक वाले पे आप उसको मैप कर दीजिए, हो गया आपका। डेफिनेटली बनाया जा सकता है 100%। तो एक तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करना ही करना है। तो ऑप्शन 4 तो वो क्वेश्चन लगाते समय अगर जो लगा रहे होंगे उस समय एग्जाम के दौरान, तो फिर तो 4 ऑटोमेटिक, वहाँ कोई टाइम किल करने की ज़रूरत ही नहीं, ऑटोमेटिक वो सही है। बाकी जो ऑप्शन है उस ऑप्शंस में देखिए किस ऑप्शन में दम है। पहला क्या है, अब ऑप्शन यहाँ क्या है, खुद यहाँ क्वेश्चन ही है, जैसे 4 क्वेश्चन खड़ा हो गया। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, कह रहा है कि द वेक्टर स्पेस mn_r कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द यूनियन ऑफ फाइनाइट कलेक्शन ऑफ इट्स, यहाँ प्रॉपर सब स्पेस लिखा है, प्रॉपर सब स्पेस ऑफ mn_r, कि क्या किसी वेक्टर स्पेस को उसके प्रॉपर सब स्पेस के यूनियन में आप लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते हैं। इसलिए नहीं लिख सकते हैं कि जैसे हम ये जानते हैं, अगर V का कोई भी W1 W2 एक सब स्पेस है तो W1 यूनियन W2 सब स्पेस तभी होगा जब या तो W1 W2 में कंटेंट करे या W2 कंटेंट इन W1, कोई एक किसी दूसरे में कंटेंट करना पड़ेगा, तभी यूनियन उसका सब स्पेस होगा। अब आप कह रहे हैं कि V इज इक्वल टू क्या W1 यूनियन W2 की पॉसिबिलिटी कभी होती है क्या वेक्टर स्पेस की दुनिया में, और ये इसका प्रॉपर सब स्पेस है, कहाँ होगा।
अगर ऐसे आप लिखेंगे W1 तो W2 में कंटेंट करेगा, ये कंटेंट करेगा, तो फिर ये जो होगा हमारा या तो W1 हो जाएगा या W2 हो जाएगा। और W1 और W2 का V का प्रॉपर सब स्पेस है, इसका मतलब कम से कम एक ऐसा एलिमेंट इसमें है जो V के इक्वल नहीं है, तो फिर V नॉट इज इक्वल टू W1 और V नॉट इज इक्वल टू W2। लेकिन अगर V का W1 के इक्वल हो गया तो फिर वो प्रॉपर सब स्पेस है। जो प्रॉपर का जो कंसेप्ट है वो ही नहीं होगा। हाँ, सब स्पेस की अगर बात है तो आप लिख ही सकते हैं डिफरेंटली, क्योंकि V खुद अपने आप में एक सब स्पेस होता है। तो ये प्रॉपर सब स्पेस कह करके क्वेश्चंस का जो ऑप्शन है वो हल्का कर दिया है। तो नहीं लिखा जा सकता है कि MNR का हम ऐसा कोई फाइनाइट कलेक्शन सब स्पेस का नहीं कर सकते कि उनके यूनियन को MNR में लिखना है, क्योंकि जितने भी आप कलेक्शन सब स्पेस का करेंगे किसी एक को दूसरे में कंटेंट होना पड़ेगा, और जब एक दूसरा कंटेंट होगा तो इसके इक्वल होना पड़ेगा। जैसे यहाँ W1 यूनियन W2 है, अब या तो W2 हो जाएगा या W1 हो जाएगा, तीसरी पॉसिबिलिटी बचेगी ही नहीं, तो हम नहीं लिख सकते हैं V इज इक्वल टू W1 यूनियन W2 नहीं हो सकता है। तो जो पहला ऑप्शन है, इनकी धज्जी उखड़ने में तो टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड था ऑप्शन और क्वेश्चन सेकेंड में थोड़ा बहुत दम है, उसके बारे में देखिए। हालांकि घुमाने का प्रयास हुआ है बट बहुत घूमने की वहाँ ज़रूरत नहीं है। क्या कहा है जरा इनके क्वेश्चन और ऑप्शन में खुद आइए। क्वेश्चन भी है और ऑप्शन भी है, ये देखिए। अब ये ट्रेंड हो रहा है CSIR वालों का। क्वेश्चन यहाँ, इस क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है, बस MNR है, n ग्रेटर देन R इक्वल टू 2 है कह के हट गया। अब क्वेश्चन को ही जो ऑप्शन है, ऑप्शन को ही क्वेश्चन बना दिया और उसी में आंसर छुपा दिया। ये भी एक ट्रेंड डेवलप हो रहा है अच्छा खासा। देखिए, कह रहा है कि लेट A बी एनी एलिमेंट ऑफ द MNR। MNR का A कोई एलिमेंट है, A बिलोंग्स MNR, ठीक है। चलिए, देन फॉर एनी रियल नंबर X एंड एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर Y बिलोंग्स टू X माइनस एप्सिलॉन X प्लस एप्सिलॉन। मतलब क्या है कि कोई रियल नंबर ऐसा है जिसके एप्सिलॉन नेबरहुड में Y मिलता है, सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ YI प्लस A इज इक्वल टू 0। एक चीज़ ये देखिएगा, हमेशा जब भी कभी डिटर्मिनेंट इस टाइप का लिखा हो, 0 हो ना, तो फिर आइगन वैल्यूज़ की याद आती है, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर। इसको मैं ऐसे यूं भी लिख सकता हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस Y इंटू I इज इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब हुआ? दिस इम्प्लाइज माइनस Y इज एन आइगन वैल्यू। ये आइगन वैल्यू है, हो गई बात है। क्या कहा है कि क्या ऐसा कोई रियल नंबर आपके पास है, रियल नंबर की दुनिया में क्या कोई ऐसा एक रियल नंबर आपके पास है जहां उसके नेबरहुड में Y मिलेगा? अरे एक ही रियल नंबर भाई साहब, क्यों? अनंतों ऐसे रियल नंबर होंगे जिनके नेबरहुड में हम इस Y को बिलोंग करा देंगे, ठीक है, राइट। तो एक क्या, बहुत सारे ऐसे होंगे। जैसे आपको एग्जाम्पल ही ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कि Y इज इक्वल टू -3 आ गया, तो -Y इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। क्या ऐसा कोई रियल नंबर नहीं है कि जिसके नेबरहुड में 3 मिल जाए? ये 3 है ये, अब इस एक ऐसा नेबरहुड बनाए कि 3 मिल जाएगा। तो एक रियल नंबर क्यों? पता है कितने रियल नंबर होंगे जहाँ 3 इसमें मिल जाएंगे, राइट। ये तो बात कोई बहुत दम की चीज़ नहीं लगी, बट जब ऐसे क्वेश्चंस पहली बार टकराते हैं ना, तो फिर थोड़े लीक से हटते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन अगर आप धैर्य धारण किए हुए हैं, थोड़ा आप कॉमन सेंस तेज दौड़ रहा है, तो फिर ये सब ऑप्शंस जो हैं हल्के हैं, कोई बहुत दम नहीं है कि ऐसा डेफिनेटली एक रियल नंबर मिलेगा जिसके नेबरहुड में हमारा वो आइगन वैल्यू, एक्चुअल में एक ही आइगन वैल्यू है, डेफिनेटली बिलोंग करेगी। तो ये तो होना ही है, इसमें तो किसी को शंका भी नहीं है। अच्छा, क्यों शंका नहीं है उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, और मुझे उम्मीद है कि जो एक्सप्लेनेशंस मेरा रहा है आपके सारे डाउट को क्लियर कर देगा। नेक्स्ट में आइए, अब नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट ऑप्शन में थोड़ा बहुत घुमाया गया है। कह रहा है कि सपोज A एंड B आर 2 एलिमेंट्स ऑफ MNR। ठीक है, चलिए 2 एलिमेंट ले लिए, सच दैट कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल्स आर इक्वल। मतलब क्या है कि जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल A का है वही कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल B का है, यानी A और B की जो आइगन वैल्यू है वो सेम है। ये बात उन्होंने कहा है कि MNR की दुनिया में से हमने कोई 2 मैट्रिसेस A B लिया है जिनका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल सेम है, सच दैट आर इक्वल। अब कहा है कि इफ A इज इक्वल टू C स्क्वायर हो जाए, कि मतलब जो मैट्रिक्स A है, इस मैट्रिक्स को हम C स्क्वायर के रूप में लिख सकें, जहाँ C भी
सम एलिमेंट ऑफ द एम एन आर, ये बात यहाँ कही गई है। ठीक है, तो क्या b इज इक्वल टू डी स्क्वायर हो जाएगा? क्या ऐसा b एग्जिस्ट करेगा कि डी स्क्वायर मिलेगा? यस, दोनों बातें होंगी, मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। तो हम ऑप्शन से तो डिस्कार्ड करते हैं ना, प्रूफ तो करते नहीं कि हम 100% दावा कर दें। मतलब दोनों बातें यहाँ होंगी कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर ये होता क्या, ऐसी पॉसिबिलिटी है क्या, देयर एग्जिस्ट, मतलब ऐसा हो सकता है, मे बी, कैन बी, तो ये ऑप्शन ट्रू हो जाता। लेकिन कहा है नहीं, ट्रू हियर, मुझे ट्रू की ही तलाश करनी है, हमें कैन बी का कोई लफड़ा ही नहीं है। ऐसा होगा या नहीं, नहीं ऐसा 100% नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे मैट्रिक्स आएंगे जहाँ a इज इक्वल टू सी स्क्वायर तो लिख सकते हैं, बट b इज इक्वल टू डी स्क्वायर का आप तलाश नहीं कर सकते हैं। और इसके लिए अगर कोई काउंटर एग्जाम्पल आपको देना है तो बहुत सारे हैं। जैसे यहाँ देखिए, अगर a को मैं यहाँ ले लूँ 1 0 0 0 0 0 0 0 0, तो फिर ये क्या होगा? यहाँ 1 कर दे, जीरो ही ले ले, सबसे बेस्ट रहेगा। चलिए कोई बात नहीं, जीरो ही ले लेते हैं, सबसे आसान काउंटर एग्जाम्पल अगर है तो वही रख दिया जाए। बी को जैसे हमने एक ले लिया 0 1 0 0 0 0 0 0 0, एक ही ले लिया। अब यहाँ देख रहे हैं कि एफ ए एक्स जो है एक्स क्यूब है और यही एफ बी एक्स है, इसका भी एक्स क्यूब है हमारा। दिस दोनों के कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल सेम है। और a इज इक्वल टू मैं सी स्क्वायर लिख सकता हूँ, जहाँ सी अगेन मैं 0 0 ले लिया। एक तो ऐसा एग्जिस्ट कर गया, हो गया, ऐसी बात हो गई। अब अगर ऐसा है तो क्या ज़रूरी है क्या कि b इज इक्वल टू डी स्क्वायर मिलेगा? नहीं, b का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल a के सेम है और एक ऐसा मैट्रिक्स c हमारे पास है, कोई ज़रूरी तो कहा नहीं कि सी ए के डिफरेंट होना चाहिए। ये वर्ड तो यहाँ यूज नहीं किया गया है। अगर ये वर्ड यूज होता तो फिर क्वेश्चंस की जो सोल्यूशन है उसकी टेक्निकलिटी थोड़ी फंसती, तो फिर ऐसे हम मेथड नहीं ड्रा कर पाते, बातें वहाँ अलग हो जाती। बट यहाँ कहा है कि देयर एग्जिस्ट सम सी बिलोंग्स सेम एन आर, तो ए के सी सेम भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो सी को मैंने जीरो मैट्रिक्स ले लिया और जीरो मैट्रिक्स का अगर स्क्वायर करेंगे तो फिर वो जीरो ही मिलेगा, ए ही मिलेगा। अब हमने बी एक ऐसा मैट्रिक्स लिया कि जिसका किसी का भी स्क्वायर हमारा वी नहीं होगा। कोई ऐसा मैट्रिक्स नहीं है कि स्क्वायर करें हमारा वही आ जाए, राइट। तो यानी अगर हम बी स्क्वायर यहाँ करते हैं, राइट, एक ऐसा मैट्रिक्स हम ले सकते हैं कि जिसका स्क्वायर हमारा बी नॉट इज इक्वल टू डी स्क्वायर हो जाए। तो बहुत सारे मैट्रिक्स हम ले सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हम डी जैसे ये ले लें, डी ए ले लेते हैं। देखिए, चलिए ले लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब पक्का बी नॉट इज इक्वल टू डी स्क्वायर, ओके। अगर ये डी स्क्वायर करेंगे तो बी के इक्वल नहीं है। तो हम बना भी सकते हैं, ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो मुझे तो ट्रू की बात करनी थी, वो 100% ट्रू ही हो कि बी मिलना ही मिलना चाहिए। अगर ए इज इक्वल टू सी स्क्वायर मिल रहा है तो बी इज इक्वल टू डी स्क्वायर हालत में मिलना चाहिए। तो हर हालत में तो नहीं मिलेगा। दिस इज द काउंटर एग्जाम्पल हियर। तो फिर ये ऑप्शन 3 क्या है, आपको पता ही चल गया होगा कि ये 100% सही नहीं है। मे बी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, राइट। तो मुझे उम्मीद है इस क्वेश्चन के पीछे जो कंसेप्ट रहा है वो बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब 2022 में जो लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चंस थे उनमें ऐसे अब कोई दम नहीं है। एक क्वेश्चन थोड़ा है जो मेरा दिल कर रहा था उसको मैं लगाऊं, बात करूं। हालांकि उसमें भी कोई बहुत टेक्निकलिटी नहीं है, लेकिन चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। इसके बाद कॉम्प्लेक्स के क्वेश्चंस जो 2022 में आए थे ना, सितंबर वाले में, ज़बरदस्त थे वो। तो इसके बाद जो हमारी जो सीरीज़ है चेंज द गेम, अब हम कॉम्प्लेक्स की ही बात करेंगे और उसमें दिखाएंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस को क्रिएट किया गया। बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाए हैं CSIR वाले। बेसिकली कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करें 2022 जो सितंबर का एग्ज़ाम हुआ था, बहुत अच्छा उन्होंने क्वेश्चन को सेट किया हुआ है। अब एक क्वेश्चन थोड़ा हम लीनियर अलजेब्रा पे और देख लें क्या है, उसके बारे में बात कर लें, क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। रिपीटेशन क्वेश्चन होता है इस पर, बस थोड़ा सा घुमाने का प्रयास है। तो जो घुमाने का प्रयास है उससे कंसेप्ट की हम यहाँ बात करने जा रहे हैं। बाकी अब तो सब कुछ आ ही गया है, तो कंसेप्ट की बात ही की जाए वही बेटर है। क्वेश्चन नंबर की जो आईडी है यहाँ क्वेश्चन की
वो है हमारी 377 है दिस। क्वेश्चन क्या है, मैं शॉर्टकट में मैं लिखने जा रहा हूँ। यहाँ भी ये फॉर ए पॉजिटिव इंटीजर n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 की बात है। लेट ए जो है हमारा n क्रॉस n का मैट्रिक्स है, शॉर्टकट में लिख रहे हैं, ऑलरेडी सबके पास क्वेश्चन प्रेजेंट है ये। विथ इंट्रीज इन आर, इनकी जो इंट्रीज है वो आर से आ रही है, रियल नंबर से आ रही है। चलिए कॉम्प्लेक्स का लफड़ा इन्होंने खुद ही समाप्त कर दिया। सच दैट ये कह रहे हैं, ये सच दैट के बाद जो लिखे हैं यही थोड़ी गेम है कि ए n का स्क्वायर है और इसका जो रैंक है वो 0 है, ये उन्होंने कहा है 0 है। ठीक है, लेट ओ एन डिनोट द n क्रॉस n मैट्रिक्स विथ ऑल इंट्रीज इक्वल टू 0। ठीक है, सबको पता है कि ओ एन हमारा जो है नल मैट्रिक्स है, ये लिखे हुए हैं वो। चलिए अच्छा किए हैं। तो विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू नहीं बोले हैं, वो कह के आ रहे हैं, उस चीज को मैं पूरा लिख दे रहा हूँ। इक्विवेलेंट टू स्टेट दैट, ये देखिए लिख रहे हैं। लैंग्वेज की भी गेम है, मैथमेटिक्स से तो आपका पाला पड़ ही रहा है, अब लैंग्वेज की भी ये गेम करते हैं, और बड़ी पुरानी आदत है CSIR वालों की। n लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स नहीं, लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स है, मतलब आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग जो वेक्टर्स मिल रहे हैं वो मेरे आइगन वेक्टर्स होते हैं। तो ये भी सब चीज़ें ध्यान देने की ज़रूरत है। तो यहाँ सीधे सपाट ऑप्शन उन्होंने पूछा हुआ है, यहाँ इस ऑप्शंस में क्वेश्चंस नहीं है। इसके पहले का जो मैं क्वेश्चंस लगाया हूँ वो तो आप देखे ही हैं कि ऑप्शन कहने भर के लिए था, एक्चुअल में ऑप्शन वो खुद ही मेरा क्वेश्चन था। थोड़ा क्वेश्चन मैं पढ़ दूँ, उसके बाद अपनी मैं बात यहाँ कर लूँ। आइए चलते हैं, देखिए क्या है। कह रहा है कि हमारा ए जो है n क्रॉस n मैट्रिक्स है जिसकी इंट्री रियल नंबर से आती है, सच दैट ये इतना भर दिए हैं कि an स्क्वायर का जो रैंक है, रैंक ऑफ an स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, एक बात और यहाँ कहना चाहेंगे कि अब जो क्वेश्चन हो रहे हैं ना नेशनल स्तर के मैथमेटिक्स के, वो जनरली वो प्रूफ पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है। पहले क्या था ना कि रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा डेवलप होते थे, अब क्या है कि प्रूफ से क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं। तो अब जो आप पढ़ रहे हैं ना, तो पहले हर जो थ्योरम है, जो रिजल्ट है ना, उनको प्रूफ जरूर करिए, क्योंकि हमने जो क्वेश्चंस लगाए हैं आपको दिखाया इसके पहले कि कैसे प्रूफ से ही क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं, किस तरीके से प्रूफ के कुछ पार्ट को पकड़ा जा रहा है और उसी पर क्वेश्चन डेवलप कर दिया जा रहा है। तो जो सिर्फ रिजल्ट के बेसिस पर क्वेश्चन को मार रहे हैं ना, उनके लिए वो प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे अब यहाँ देखिए, रैंक ऑफ an स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है। तो अगर किसी मैट्रिक्स का रैंक 0 आता है तो हमें पता है रैंक सिर्फ एक ही मैट्रिक्स का 0 होता है, इफ एंड ओनली है कि an स्क्वायर जो होगा वो ON होगा, मतलब ये नल मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास एक बड़ा खूबसूरत रिजल्ट है कि अगर रैंक ऑफ ए, कोई ए जो है हमारा n क्रॉस n का मैट्रिक्स है, n बाई n का मैट्रिक्स है, और रैंक ऑफ ए अगर इसका r है, कुछ भी है, तो रैंक ऑफ ए का अगर आप पावर करते हैं, नहीं सॉरी यहाँ पावर n, अगर ये रैंक r है, ए का पावर n टाइम्स आपने किया, जो उसका आर्डर है, कहने का मतलब है उसका रैंक r है, तो n प्लस एनी पॉजिटिव इंटीजर इसका रैंक r ही रहेगा, ये श्योर है। अब यहाँ देखिए, इस n इंटू n में लिख सकता हूँ, हो गई बात है। ये मेरा n है, 0 आ रहे हैं रैंक, तो इसका क्या मतलब होगा कि an स्क्वायर का मेरा रैंक जो है वो 0 हो जा रहा है, मतलब वो नल मैट्रिक्स मिल रहा है n स्क्वायर करने पे, तो फिर रैंक ऑफ जो मेरा an होगा वो क्या होगा, व्हाट इज दिस अकॉर्डिंग टू दैट कंडीशंस। अगर इस टाइम को जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, n के बाद जो भी कुछ जोड़ते हैं कोई फर्क नहीं है, यहाँ कुछ भी जोड़ते रहिए। अब इसका जो रैंक मिल गया, अब यहाँ देखिए ये दिया हुआ है यहाँ, राइट, ये दिया हुआ है। अब इससे क्वेश्चंस को डेवलप किया जा रहा है, आप आर को n टाइम सेट कर दीजिए। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ इसका, रैंक ऑफ ए n प्लस आर अगर है तो फिर ए का जो ऑर्डर है
अगर उतना टाइम मैं पावर कर दूं तब भी उसका रैंक आर ही होगा। अब यहाँ उसी कंसेप्ट को सेम टू सेम यहाँ यूज करिए। रैंक ऑफ एन स्क्वायर 0 है, ठीक है, तो इसकी मीनिंग ये होगी कि जो रैंक ऑफ एन होगा वो भी मेरा 0 होगा, और रैंक ऑफ ए रेज टू द पावर एन अगर 0 है तो फिर इसका क्या मतलब हुआ भाई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। इसकी मीनिंग बहुत सारी होती है। इसकी मीनिंग एक भी होती है कि मैट्रिक्स नीलपोटेंट है या मेरा 0 मैट्रिक्स, राइट। ये बात तो क्लियर हो गई। चलिए अब आगे देखते हैं क्या कहा है कि विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इक्विवेलेंट टू स्टेट दैट, इनमें से कौन सा जो ऑप्शंस है वो स्टेट करेगा, वो क्लियर करेगा दैट ए हैज एन लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स। अब आइए देखिए, जो मेरा ए है इसका ऑर्डर एन है। अगर ये मैट्रिक्स ए, यहाँ कहा ना स्टेट दैट ए, ये ए अपने पास एन लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर रखी, इसका मतलब क्या है कि वो मैट्रिक्स से डायगोनलाइजेबल होना चाहिए। और सबको पता है कि नल मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होता है। वही एक ऐसा नीलपोटेंट मैट्रिक्स है 0 मैट्रिक्स जो डायगोनलाइजेबल होता है, बाकी डायगोनलाइजेबल नहीं होता है। तो अब बताइए ना, इसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा जो मैट्रिक्स ए के डायगोनलाइजेबल होने की शर्त को पूरी करेगा। वही नीलपोटेंट तो होगा नहीं। अब इसके अनुसार क्या हुआ, इसके अनुसार आप क्या लिखेंगे, ए इज नीलपोटेंट, नीलपोटेंट आर, ए इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। अब मुझे स्टेट करना है कि इनमें से कौन सी कंडीशन होगी जो ए के डायगोनलाइजेबल होने की शर्त को पूरी करती है। मुझे पता है कि नीलपोटेंट मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल नहीं होता है, अगर वो नॉन जीरो है तो। 0 मैट्रिक्स है जो डायगोनलाइजेबल होता है। तो फिर यहाँ पे एक ही हुआ ना, प्रूफ हुआ ना ये। अब तो ऑप्शन इससे ज़्यादा वो क्या बनाएंगे, वो ऑप्शन देख लीजिए अपना। तो क्या an 0 n होगा क्या, नहीं तो कोई बात नहीं है, ऐसा तो है नहीं यहाँ। भले ही यहाँ an 0 निकला है तो बात यहाँ अलग आ गई है, इस पर ऑप्शन नहीं मार देंगे आप कि अगर an 0 n है इसका मतलब एक नीलपोटेंट भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि 0 मैट्रिक्स हो। तो 0 मैट्रिक्स इसकी शर्त हुई डायगोनलाइजेबल होने की, तभी वो लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स रखेगा। ये ऑप्शन देखिए कितनी खूबसूरती से यहाँ लिखा हुआ है, a इज इक्वल टू 0 n, मतलब क्या नल मैट्रिक्स है। नल मैट्रिक्स ही ये कंडीशन स्टेट करता है कि ये इज डायगोनलाइजेबल। ए स्क्वायर ये सब तो फिर लफड़े वाली सभी बात है, कोई मतलब की चीज़ नहीं है। अगर 0 मैट्रिक्स है तो 100% एक कंडीशंस को फुलफिल करेगा, अदरवाइज वो फुलफिल नहीं करेगा। तो इस क्वेश्चन के पीछे लगाने का जो उद्देश्य था ना वो ये था, बस सिंपली कि ये दिया था, इसकी सब बातें वो कर रहा था। बस एक रिजल्ट है, अगर ए रेस टू द पावर n इसका रैंक r है या कुछ भी है, r ही लिखें, मान लीजिए यहाँ k मैं कर दूँ थोड़ा डिफरेंस के लिए। अगर इसका रैंक r है और ए का आर्डर या नहीं भी बात होनी चाहिए। अगर आर्डर इसका कुछ दूसरा है तब ये शर्त नहीं होगी, तब ये रिजल्ट वैलिड नहीं है। ये रिजल्ट तभी वैलिड है जब ए का आर्डर n है और ए के पावर n का रैंक r है। तो ए के पावर n प्लस कुछ भी लिखें, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लिखें, मान लीजिए हमने k लिख दिया, तब भी इसका रैंक r ही होगा। ओके, ये दिस इज द ट्रू, 100% ट्रू। और इसी रिजल्ट को ध्यान में रख करके उल्टा सीधा क्वेश्चन उल्टा बना दिया गया था, बस बाकी सब चीज़ें एक ही थी। तो मुझे उम्मीद है इन क्वेश्चनों के पीछे जो लॉजिक और कंसेप्ट था बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब इस वीडियो लेक्चर्स के बाद जो कॉम्प्लेक्स के जो क्वेश्चंस बने हैं, बड़े सीरियसली को मतलब बड़े वो बाकमाल टाइप के क्वेश्चंस बने हैं, देख करके क्वेश्चंस को दिल खुश हो जाता है। इतनी अच्छी लेवलिंग की गई है क्वेश्चंस की, कॉम्प्लेक्स जो वेरिएबल की क्वेश्चन है 2022 नेट में जो पूछे गए हैं, कितने कंसेप्टों से भरे वो क्वेश्चन हैं, वो सब बातें होंगी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद।